हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास लंबी होने की वजह से हम लोगों ने ये जो पार्ट 2 में इस क्लास को हमने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। इस वजह से हमने इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया है और क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग वो क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। आइए आगे। तो दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूं? तो उन्होंने आंसर दिया है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को प्रत्येक पद के सामने पद पैरामीटर तालिका अनुलग्नक ए में विकलांगता की निर्दिष्ट उपश्रेणी के विवरण के साथ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता कॉलम के तहत दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है? तो उन्होंने बताया है, ऐसे उम्मीदवार जो दृष्टिबाधित हैं, ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से प्रभावित है, ऐसे उम्मीदवार जिनकी लोकोमोटर विकलांगता, एक हाथ या बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी 40% से अधिक है, वे स्क्राइब के लिए पात्र हैं। और RPWBD 2016 की धारा 2S की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2R की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई होने पर अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। लेकिन स्क्राइब के बारे में अधिक जानकारी के लिए विस्तृत CEN की पैरा D 11.4 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र हैं? तो उन्होंने बता दिया है, CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत CEN संख्या 5/2024 के पैरा D 7 के तहत दिए गए अनुसार विधिवत बैंक शुल्क काटकर शुल्क वापसी के लिए पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क अप्रतिदेय है, मतलब संशोधन शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपया मुझे RRB की धन वापसी नीति बताएं। तो उन्होंने बताया है, धन वापसी नीति भुगतान करते हुए आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान अप्रतिदेय है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापसी प्रस्तुत नहीं कर सकता। शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा विस्तृत CEN के पैरा 7 के अनुसार केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जो CBT में उपस्थित होंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों तथा CBT में उपस्थित न होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ूं? उन्होंने बताया है, योग्यता के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और जोड़ें बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष ही उपलब्ध है तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी चाहिए? उन्होंने बताया है, यदि किसी योग्यता प्रमाण पत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है तो प्रमाण पत्र पर उपलब्ध माह की अंतिम तारीख दर्ज करें। और उदाहरण के लिए, जैसे किसी पर लिखा हुआ होगा मई 2023, तो आप उसको लिख दीजिएगा 31 मई 2023 के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिला राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस जिले राज्य का उल्लेख करना चाहिए? तो उन्होंने बताया है, वर्तमान जिला राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में कुछ जिलों को संबंधित राज्य के लिए नहीं दिखाया जाएगा, यानी 2 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लिया हो। में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित किया गया है, इसलिए अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले राज्य का उल्लेख किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे? तो उन्होंने बताया, सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई तस्वीर और स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की साइज क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर है PDF प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की साइज 500 KB से कम होनी चाहिए। फोटोग्राफ JPEG प्रारूप में 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। स्कैन किए गए हस्ताक्षर JPEG प्रारूप में 30 KB से 70 KB के बीच होने चाहिए। सभी आयाम प्रोफाइल दस्तावेज अपलोड करें, पृष्ठ पर ही प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूं? तो उन्होंने बताया शुल्क का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और GST भी लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कितना शुल्क देना होगा? तो उन्होंने बताया है कि आप इसके लिए पैरा D7 देखें। भर्ती प्रक्रिया के चयन क्या है? तो उन्होंने बताया प्रथम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT होगी। द्वितीय चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी फिर से CBT 2 होगा। इसके बाद फिर कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा होगी या फिर कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा जैसा लागू हो वैसा होगा। इसके बाद आपकी DB यानी दस्तावेज सत्यापन होता है और चिकित्सा परीक्षा यानी ME यानी मेडिकल होता है। CBT का प्रतिरूप और पाठ्यक्रम क्या है? तो उन्होंने बताया है इस क्वेश्चन का आंसर कि इसके लिए कृपया आप पैरा D 13.1 देखें और 13.21 भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्या इसमें नकारात्मक अंकन होगा? तो उन्होंने बताया है CBT में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए? तो उन्होंने बता दिया, उम्मीदवार व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूं? तो उन्होंने कहा है हाँ। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए RRB में जितने पदों के लिए पात्र हों उतने पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम बताएं। आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों पर केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेलवे जोन और पदों श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा जो आवंटन के समय रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। यदि किसी पद श्रेणी के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएं प्रस्तुत कर दी जाएं तो वे अंतिम होंगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किस से संपर्क करना चाहिए? तो उन्होंने बताया है कि उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन CN 524 के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सभी कार्यकालीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ईमेल दी हुई है कि rrbhelp@csc.government.in या फ़ोन नंबर दिया हुआ है 9552001188। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस पर कॉल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम या NTPC से संबंधित होती है तो आप इस नंबर पर कॉल लगाकर उनसे यह जानकारी कन्फर्म कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है? तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को सफल भुगतान पर ईमेल और SMS के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा? तो उन्होंने बता दिया है कि आवेदन की अस्वीकृति होने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूं? तो उन्होंने बताया हाँ। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को देखकर आपके काफ़ी सारे क्या जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे वो इस दोनों पार्टों से कवर हो जाएंगे, क्योंकि टॉप 61 क्वेश्चन आयोग के द्वारा प्रश्न और आयोग के द्वारा ये आंसर बने हैं। स्टूडेंट के प्रश्न और आयोग ने इनका उत्तर दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय